अमर चीमा और दोस्तों, आज बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो ये है कि इमरान खान साहब जिन्होंने 27 साल अवाम को ये कहा कि मैं करप्शन से लड़ूंगा, उन्होंने कुछ इस्लामिक क्लैरिक्स को सामने बिठा के एक नेशनल रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई और उसमें ये बैठ के कहा कि ये बेसिकली जो करप्शन है इसको मुआशरे को इसको लड़ना चाहिए। और एक तो ये टॉपिक है और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि जो पाकिस्तान में यूएनडीपी के फॉर्मर डायरेक्टर है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जो एलीट है वो तमाम मसाइल की जड़ है। इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की साजिद तारड़ साहब से। तारड़ साहब, आपके वक्त का सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। My pleasure. Thank you so much. अरे तारड़ साहब, ये बताइएगा, पहले जरा इमरान खान साहब की बात पे आते हैं कि वो कहते हैं 27 साल बाद ये यू टर्न लिया है कि देखें, मैं करप्शन से नहीं लड़ सकता, ये मुआशरे को लड़ना, मुआशरे को जान पैदा करनी होगी। और दूसरा, तारड़ साहब उन्होंने ये बात भी की है कि सोशल मीडिया से लड़ाई करनी है। ये वही सोशल मीडिया जिसकी वजह से ये वजीर आजम बने हैं और आज ये समझते हैं कि ये सोशल मीडिया फहाशी, उरियानी और जो सेक्स क्राइम्स है वो फैला रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? ये खान साहब की इस सोच को कैसे आप अनर्थ करेंगे? खान साहब पहले भी आपको चीमा साहब शायद पता हो कि पाकिस्तानी सियासत में सबसे ज्यादा मशहूर थे यू टर्न, अपनी चीज फौरन कहते, और बल्कि यहां तक कहते थे कि यू टर्न मारना एक लीडरशिप की एक एबिलिटी, क्वालिटी होती है। मैं एग्री करता हूं, हालात चेंज होते रहते हैं। देखिए, जो 4-5 साल पहले चीजें थी, आज चीजें वो नहीं है। आप इन चीजों पे तो यू टर्न कर लें, लेकिन आप सुबह शाम यू टर्न करेंगे तो फिर वो हालात आप लोग आपकी बातों पे यकीन नहीं करेंगे। खान साहब बिल्कुल, खान साहब ने पाकिस्तान पे टावल बड़ा अरसा पहले फेंक दिया था। खान साहब ने एडमिट किया था कि पाकिस्तान को माफियाज चला रहे हैं और वो सारे माफिया इनकी कैबिनेट में मौजूद हैं। खान साहब दुनिया के लिए मदीना, रियासत मदीना, बल्कि यहां तक खबरें आ रही हैं कि इनके कौन से एडवाइजर थे जिन्होंने कहा था कि आप पाकिस्तान में जाके मजहब कार्ड खेलें, कहां शुरू करें, वो भी सामने आ रही हैं चीजें। खान साहब के ऊपर फॉरेन फंडिंग का केस, उसके शवाहिद मौजूद हैं। जो लोग इलेक्शन कमीशन ने चीजें निकाल ली हैं, कई चीज। अब उसमें खान साहब का सबसे बड़ा पहला यू टर्न ये था कि इन्होंने एक तो कहा कि माफियाज, और आज आप कह रहे हैं कि सोसाइटी खुद डील करे। तो खान साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे पहले बच्चियों के ऊपर उनके कत्ल होते थे, उनको भी कहा सोसाइटी का प्रॉब्लम है। श्रीलंकन शहरी का जो सियालकोट में है, उसको भी इन्होंने कहा कि सोसाइटी का मसला है। लेकिन ये बताएं कि सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी को गवर्न किसने करना होता है, सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को स्टैब्लिश किसने करना होता है, गवर्नमेंट किस चीज का नाम है। खान साहब, अगर आपने ये कहना है कि सोसाइटी अपने आप को खुद ही अपने मसले ठीक करे, तो गवर्नमेंट की डेफिनेशन भी लोगों को बता दे कि व्हाट इज कॉल्ड गवर्नेंस, व्हाट इज कॉल्ड गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस। आप प्राइम मिनिस्टर की भी डेफिनेशन फिर लोगों को बताएं कि उसके जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। लीडरशिप को भी डिफाइन करें कि आप फिर रियासत मदीना और हजरत उमर की मिसालें, आप सारे मिस्त्री हैं रियासत मदीना के, आप सीमेंट गारे का कारोबार कर रहे हैं, तो लोगों को बताएं आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आप किस मर्ज की दुआ है। 3 साल के बाद आज आप तो इस चीज की बात कर रहे हैं। चीमा साहब, मेरे लिए आज तशवीशनाक बात यह थी कि खान साहब की स्टेटमेंट रिसेंट आई है कि सब्जी बेचकर मुल्क अमीर नहीं हो सकते। खान साहब ने रिसेंट अपने तकरीर में कहा है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद दोनों दौर के सिस्टम चल रहे हैं। तो आप क्या करने आए थे? आप गडेरिया बेचने आए थे यहाँ पे? आप ये तब्दीली का नाम लेकर आए थे? आप लीडरशिप, आप कहते थे जी मेरे पास टीम तैयार बैठी है, ये सारी टीम, इलेक्शन से पहले आपने कहा था टीम तैयार बैठी। आपने कहा था कि मैं वेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं। आपने कहा था कि मैं बाहर से, आपके एक मिनिस्टर ने तकरीरें कर करके कहा था कि हम मुंह पे मारेंगे कर्जे। आज आप घुटनों के बल पड़े हैं, आपकी चीखें निकल रही हैं, आपने मुल्क लीज पे दे दिया है। तो मेरा मकसद है ये एक ऐसा सिस्टम, और आप हर कैबिनेट में आप कैबिनेट की मीटिंग में आप मिनिस्टरों से कहते हैं बाहर निकल के जाके बताएं कि लोग ये पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, हालांकि सारी दुनिया को पता है कि आप चौथा आप एक्सपेंसिव मुल्क है। आप अर्जेंटीना, टर्की, और उसके बाद आपका नंबर आ रहा है नीचे। तो आप $1159 पर कैपिटा आपकी इनकम है, जो बांग्लादेश, इंडिया, हर चीज से पीछे आप। तो खास साहब, आपका मेरा मकसद, और ये तब्दीलियां किसने लानी थी? आपने पहले कहा कि बकरियां पालो, अब मुर्गियां पालो, आप कट्टे पालो, पहले आप ये बताते रहे हैं। आज आप कह रहे हैं सब्जियां बेचने से मुल्क अमीर नहीं होता।
तो आपको किसने मना किया था कि आईटी के स्कूल ना चलाएं यहाँ पे? आपको किसने कहा था कि आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ना लेकर आए? अब चौथे साल में आप चाइना जाने की तैयारी कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि मैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मिसाला वहां से लेकर आऊंगा, वहां से डिजाइन बनवा कर लाऊंगा। खान साहब, ये चीजें इस तरह नहीं चलती। एडमिट कर ले कि आपने गलतियां क्या की हैं। आपका टाइम अब आ चुका है लोगों को ब्लेम करना, सिस्टम को ब्लेम करना। अब आप उसकी तैयारियां शुरू करें। अब ये बहुत लेट हो चुका है कि लोगों को बताना सब्जियां महंगी नहीं होती, सब्जियों से क्या होता है, मुर्गियों से क्या होता है। अब ये इट्स टू लेट। पाकिस्तान में देखें, दुनिया में महंगाई तो बिल्कुल इंटरनेशनल फिनोमेना है। पाकिस्तान में जो साथ करप्शन का काम है, मेरे ख्याल में वो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। खास साहब, ना आपके कंट्रोल में है ना सोसाइटी के। मैं इसकी छोटी सी एक मिसाल बताना चाहूंगा, अगर आप मुझे टाइम दें। ये मिनी बजट और बजट बजट क्या चीज, किसको ये क्या गोरख धंधा बनाया है इन्होंने। सबसे पहले तो बजट, जब भी आप बिजली और पेट्रोल महंगा करते हैं तो बजट की तहस नहस हो जाता है। कारोबारी लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी प्रोडक्ट को महंगा करके वो तो कैचअप कर जाते हैं। मुलाजिम पेशा लोग क्या करते हैं कि वो रिश्वत का रेट महंगा कर देते हैं। वो रिश्वत खुद लेते भी हैं, रिश्वत देते भी हैं, वो भी कैचअप कर जाते हैं। जो गरीब का बच्चा अनएम्प्लॉयड है, जो पीटीआई का सपोर्टर है, वो क्या करेगा? वो क्या करते हैं, फिर वो जराइम जराइम की तरफ नजर मारते हैं। वो लॉ एंड सोसाइटी का बैलेंस खराब होता है। तो ये आपके पास ये तीनों चीजें मौजूद है, यही हो रहा है सोसाइटी में। और आपके पास इसका कोई फार्मूला मौजूद नहीं। ना आप जाबे दे सके हैं, ना मैन्युफैक्चरिंग कर सके हैं, ना माफिया कंट्रोल कर सके हैं, ना करप्शन कंट्रोल कर सके हैं। एनआरओ की आपने स्टैंप हाथ में पकड़ी हुई है, वो आपने नवाज शरीफ को भी दी, शहबाज शरीफ साहब को भी एनआरओ दिया, जरदारी साहब को भी एनआरओ दिया। और खासकर, और अगली बात जो मैं बताने लगा हूं, पाकिस्तान की ट्रेजेडी क्या है। मैं जावेद चौधरी साहब के एक आर्टिकल उनके उसका हवाला दूंगा। उन्होंने कहा कि देखें पाकिस्तान में डील क्या होती है चीज। कहते जी डीलें हो रही, बातें हो रही, डीलें हो रही। अब डील किन से होती है, जरा उसके तरफ तवज्जो दें। मैं हैरान हो गया उस बात पे। चीमा साहब, डील इससे कहते हैं जी कि पहले आप नलायक लोगों को देखते हैं। एस्टेब्लिशमेंट नलायक सियासतदान देखती है और सियासतदान नलायक एस्टेब्लिशमेंट को देखती है, जो उनके लिए खतरा ना हो। तो नॉन डिजर्विंग लोगों को लेके आ जाता है ताकि वो मुल्क को बद से बदतरीन पे ले चले। ये डील को डिफाइन जो जावेद चौधरी साहब ने जिस तरह किया है, मैं समझता हूँ बहुत बड़े खूबसूरत अंदाज से, कि उन्होंने लिखा कि फला एस्टेब्लिशमेंट बंदे का नंबर क्या था, उसको किस तरीके से आगे लाया गया, फिर उसको दूसरे ने किस तरह मारा, उसने दूसरे को किस तरह मारा। तो नलायक से नलायक तरीन बंदा। फिर उसके एंड पे उन्होंने मिसालें दी बुजदार साहब की, आजाद कश्मीर के सदर की, उन्होंने चीफ मिनिस्टर सूबा सरहद की दी, कि किस तरीके से नीचे से बंदा लाया जाता है जो थ्रेट ना बने आपके लिए, जो आपका यस मैन बन के आपके दरवाजे पे खड़ा रहे। और वही बंदा फिर आगे पाकिस्तान में आपकी किस्मतों के फैसले करते हैं और वो अब बाहर आते हैं। अब उसके बाद दूसरा जो आपने जो बात की चीमा साहब, मैंने तो उस पर भी बड़ी रिसर्च की है। मैं समझता हूँ कि हमारे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट के जिन्होंने आर्टिकल लिखा है, उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। मेरी अपनी असेसमेंट में, क्योंकि मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं और मैं बिल्कुल ट्रैवल करता हूं यूरोप में भी, इंग्लैंड में भी। और खासकर मैं आप जिस लीड का उन्होंने जिक्र किया है, उस लीड को मैं पर्सनली बड़ा जानता हूं। उनके बच्चों को, उनकी बीवियों को, उनकी प्रॉपर्टीज को मेरी मेरी मेरे मेरे फिंगर टिप्स पे। अब वो लीड क्या करती है, तकरीबन वो 2000 बंदा पाकिस्तान में मौजूद है जिनकी बीवियां और बच्चे फॉरेन नेशनल हैं। उनके पास या कनेडियन, अमेरिकन, या उनके पास यूरोप की नेशनैलिटी है। उनकी आमदनी भी डॉलरों में, उनके अकाउंट भी बाहर है, प्रॉपर्टियां भी सारी बाहर है। पाकिस्तान में वो जाते हैं सिर्फ वो एक वारदात डालने के लिए और वन वे टिकट जेब में रखते हैं। बिल्कुल इसकी निशानदेही उन्होंने की है जो आर्टिकल जिसके आपने बात की। और अब देखें, जब आप पाकिस्तान में जाएं सिर्फ पैसे बनाने के लिए, तो फिर आप पाकिस्तान के मुफाद में तो नहीं ना कोई ऐसा फैसला करेंगे। आप तो फैसला वहां करेंगे वेयर यू बिलोंग। उसका एक अगर किसी को मुगालता हो तो जरा ये देखें कि आपके रिटायर्ड लोग कहां जाके रह रहे हैं। पाकिस्तान में रह रहे हैं, कितने परसेंट है जो रह रहे हैं? सारे बाहर बैठे, दुबई, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो ये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने जो लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है। और ये मैं बड़े अरसे से इस बात पे चीख चीख के बात कर रहा हूं कि वो किस बुरे तरीके से पाकिस्तान को जो जोड़ा जा रहा है, वो आज से नहीं 74 साल से हो रहा है। आप जरा गौर से देखें, आपके एस्टेब्लिशमेंट सियासतदान रहते कहां हैं? आपका कैपिटल लंदन है, आपका कैपिटल किसने कहा है कि इस्लामाबाद?
इस्लामाबाद हो तो फिर पाकिस्तान की चीखें अवाम की उनको सुनाई दें। लंदन तो नहीं आपकी आती ना चीखें, तो लंदन जाके बैठ जाते हैं, वही आपके फैसले करते हैं। और ये पाकिस्तान की एक ट्रेजेडी है। मैंने शायद आपके सेगमेंट में कई दफा कहा कि मेरी दुआ है कि पाकिस्तान को कोई पाकिस्तानी लीडर मिले जिसका जीना मरना पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं कि ये जिसका जीना मरना, और आपने बड़ी अच्छी बात की यार कि पाकिस्तानियों का जो कैपिटल है वो तो लंदन होगा, लेकिन एलीट का कैपिटल जो है, पाकिस्तानियों का कैपिटल इस्लामाबाद होगा, लेकिन एलीट का कैपिटल जो है वो तो लंदन है, जहाँ पे वो प्रॉपर्टीज बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं। आज हसन निसार साहब ने एक बात कर दी है, तारड़ साहब, वो कहते हैं पाकिस्तान को डिक्टेटरशिप चाहिए। आप मुझे ये बताएं, अभी तो हमारे पिछले जख्म जो हैं वो उनके ऊपर वो अभी पुर हुए थे, अभी हम जानबूझ शुक्र कर रहे थे कि डिक्टेटरशिप गई है, चलो लूले लंगड़े चिब्बे ठिब्बे खिब्बे सियासतदान आए हैं, चलो यार ये कुछ डिलीवर करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, कोई डेमोक्रेसी वापस आएगी। अभी वो इमरान खान को इतने साल सपोर्ट कर करके वो समझ गए पाएंगे। आज भी मैं एक बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट के साथ बैठा हुआ था, वो मुझे कह रहे थे मैंने जमहूरियत से क्या लेना है, मेरे बच्चों ने क्या लेना है, हमें तो चाहिए रोटी, हमें चाहिए कपड़ा, हमें चाहिए घर, हमें चाहिए जॉब स्टेबिलिटी। सो लोगों को वो कहते हैं ये एलीट के शशके हैं कि ये डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी खेल रहे हैं आप हमारे साथ, वो अच्छी जमात है तो वो बुरी जमात है, तो वोट डालें तो ये करें। तो आप तारिक साहब क्या समझते हैं, ये फ्रस्ट्रेशन है, बैड गवर्नेंस है, पॉलिटिकल लीडरशिप की सिंसेरिटी नहीं है पब्लिक के साथ, कि वो कॉन्टिन्यूसली बैड गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट हो रही है, कि लोगों का अब ट्रस्ट उठ रहा है। अब अगर फॉर एग्जांपल फौज नहीं टेक ओवर करती या उस तरह के जनरल्स अब नहीं है, वो समझते हैं कि माजी में बड़ा नुकसान हुआ है डिक्टेटरशिप की वजह से, ये पाकिस्तान के जनरल समझते हैं कि डिक्टेटरशिप से पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, तो क्या अब अवाम के ये इनवाइट करेगी या अवाम इस तरह की बातें करेगी, तो फिर इसका तो मतलब है कि सारा जो पॉलिटिकल ऑर्डर है वो कोलैप्स हो जाएगा सर। चीमा साहब, मैंने 2 दफा लॉ स्कूल किया और मैंने बीए भी पॉलिटिकल साइंस के साथ किया। तो मैंने खासकर एक चीज, मेरा बड़ा इंटरेस्ट, मेरे मुताले, मेरी स्टडी का एक हिस्सा रहा है सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट। पूरी दुनिया के सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट में सो फार जमहूरियत एक अच्छा सिस्टम है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। अब जमहूरियत शुरू कहां से हुई थी? वेस्टर्न सिविलाइजेशन से। जमहूरियत की सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी तालीम, लोगों का शऊर। और जब शऊर ना हो तो वहां पे, जब शऊर या तालीम की कमी हो तो वहां पे हमेशा एक चीज रिकमेंड की जाती है, सिंसियर डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप वाकई हल मौजूद है, अच्छा हल है, लेकिन उसका सिंसियर होना बहुत जरूरी है। अगर करप्ट डिक्टेटरशिप आ जाएगी तो वो मुल्क का सत्यानाश कर देगी। सिंसियर डिक्टेटरशिप आएगी तो मुल्क को वो उठा के आसमान पे ले जाएगी। मैं निसार साहब की उनकी बात पे काफी हद तक इत्तेफाक करता हूं कि जिन ममालिक के अंदर तालीम का रेशो नीचे हो, जहां नेशनलिज्म का फुकदान हो, जहां पे मैंने आपको बताया, मैंने बड़े आसान लफ्जों में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जब आपकी सोसाइटी, कारोबारी लोग किस तरह अपने प्रोडक्ट महंगी कर लेते हैं, रिश्वत वाले रिश्वत का रेट बढ़ा देते हैं, लेकिन दूसरा बंदा जो सड़क पे बैठा है वो क्या करेगा? वो भी जुर्म की तरफ देखता है। फिर लॉ एंड ऑर्डर के हालात आप देख लें, फिर आप जुडिशरी के हालात पाकिस्तान के देख लें आप। और इन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस में निसार साहब की बात से काफी हद तक एग्री करूंगा कि सिंसियर डिक्टेटरशिप इज द ओनली वे आउट। लेकिन वो सिंसियर डिक्टेटरशिप कहां से आएगी? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। अब सिस्टम, अब देखें अमेरिका के अंदर जमहूरियत के क्या हालात हैं। अगर आप डेमोक्रेसी को सही तरीके से देखें तो डेमोक्रेसी के फ्लॉज क्या है? आज सबसे बड़ा जमहूरियत का चैलेंज आपका मीडिया है। और मीडिया क्या है कि वो एक करप्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, जिन्होंने अपने अपने मुफाद को प्रोटेक्ट करने के लिए टीवी चैनल बनाए हैं। CNN कॉर्पोरेशन है, फॉक्स एक कॉर्पोरेशन है। आपका पाकिस्तान के अंदर हर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसका एक टीवी चैनल है। वो उस तरीके से गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करता है और लोगों का माइंडसेट करता है। और इस तरीके से जमहूरियत का सबसे बड़ा चैलेंज ये है। दूसरा, जमहूरियत का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपका टेक्नोलॉजी के साथ कैचअप करना। अब मैं यहाँ पे एक रेफरेंस जरूर देना चाहूंगा। सितंबर 11 के बाद एक दफा मुझे यहाँ पे एक एजेंसी थी, उन्होंने हमें इनवाइट किया ब्रीफिंग के लिए। तो मैंने एक क्वेश्चन किया कि आपकी सबसे, टेररिज्म के बाद, सितंबर 11 था, टेररिज्म के बाद आपकी दूसरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? तो उन्होंने अमेरिका के अंदर कहा था पॉलिटिकल करप्शन। तो अगर आप पॉलिटिकल करप्शन को ना रोक सकें तो वाकई जमहूरियत काम नहीं कर सकती। अमेरिका के अंदर भी ऐसी शवाहिद मौजूद हैं कि जहां पे जो सियासतदान है उनकी बीवियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, उनके भाइयों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, लेकिन उनको यहाँ पे एजेंसियां
उनको पकड़ती हैं, उनको सजा दी जाती है। जब तक जिस सोसाइटी में सजा जजा का सिस्टम नहीं चलाया जाएगा, वो सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर सकेगी। पाकिस्तान में आप देखें, आपको सजाएं मिलती हैं, नहीं मिलती। आपको आपके क्या आपकी जुडिशरी एक खुला क्वेश्चन है पूरी दुनिया के लिए। यहां पे स्टेटमेंटें दी जा चुकी हैं आपकी जुडिशरी के बारे में, क्या हालात है। आपके इंटरनेशनल कम्युनिटी में रेटिंग आपने जुडिशरी की देखी किस नंबर पर है। तो ये एक चीज नहीं है कि जो पाकिस्तान में फलां चीज को ठीक कर लें तो शायद ये सिस्टम चल पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान के लोगों को जब तक पाकिस्तान का कोई ऐसा लीडर नहीं आएगा जिसका टोटल 100% इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर हो, उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाएगा। सर और मैं ये आपकी बात सर मैं तारड़ साहब आपकी बात काटने लगूं, इमरान खान का तो 100% इंटरेस्ट यहाँ पे था सर। नहीं, खान साहब ने क्या क्या गलतियां की मैं बता देता हूँ। खान साहब की गलतियां ये थी कि सबसे पहले उन्होंने इलेक्टेबल को पिक किया। फिर उसके बाद ये कि अपने अपने एहतसाब अपने घर से शुरू करते, पहले वो नहीं कर सके। उसके बाद ये है कि खान साहब की एटीएम मशीनें मौजूद थी। खान साहब मेरा मकसद खान साहब का दो मैंडेट का दो दो बड़ा सिंपल मैंडेट था खान साहब के पास, रिफॉर्म और अकाउंटेबिलिटी। खान साहब उनके साथ ही कंप्रोमाइज कर गए। खान साहब या एक हाइब्रिड सिस्टम का अगर हिस्सा थे तो खान साहब आइडेंटिफाई करते टाइमली कि मेरे पास इख्तियार ही नहीं है, या तो ये करते। तो खान साहब, मैंने बड़ा अरसा पहले खान साहब को एक मशवरा दिया था, खान साहब छोड़ के आप बड़ा लीडर बन जाएंगे, आप अपोजिशन की बेंचेस पर चले जाएंगे। लेकिन खान साहब नहीं कर सके। खान साहब अपने दोस्तों को नवाजते रहे। देखें, बुखारी साहब हो गए, दूसरे कई हो गए, रिंग रोड के डाके थे, हर मेरा पूरा डाका तो टेबल पर बैठा है सारे का सारा। तो खान साहब ने अगर इंटरेस्ट, पाकिस्तान में क्या इंटरेस्ट है खान साहब का, मुझे ये बताएं। कोई इंटरेस्ट नहीं पाकिस्तान का, सवाए बनी गाला के उनकी कौन सी फैक्ट्रियां वहां पे। खान साहब शाम को आज वन वे टिकट पे अगर चले जाए लंदन, तो वो क्या मिस करेंगे पाकिस्तान, कुछ भी नहीं मिस करेंगे। बच्चे उनके वहां बैठे सारे बोले। लेकिन ये कि वो अगर खान साहब के, अच्छा खान साहब का मालिया इंटरेस्ट, खान साहब की टीम सारी बाहर की है, सारे लंदन के और सारे अमेरिकन है, सारे जो शौकत खानम के लिए पैसे जनरेट करते थे। खान साहब भी उसी सिस्टम का बिल्कुल वही, खान साहब की कैबिनेट तो वही है जो परवेज मुशर्रफ दौर की कैबिनेट थी सारी। वही एलीट, वही एलीट है जो 74 साल से लीड कर रही पाकिस्तान को। खान साहब के साथ टीम में सारे वही लोग हैं, बाहर के कौन से लोग हैं उनके पास। खान साहब अपनी टीम, अपनी कैबिनेट के ऊपर एहतसाब नहीं कर सके, उनको कोई गाइड नहीं कर सके, तो दूसरे पाकिस्तान को गाइड क्या करेंगे। आप कहते हैं पाकिस्तान का इंटरेस्ट, खान साहब का इंटरेस्ट सारा पाकिस्तान में, मैं समझता हूं नहीं, पाकिस्तान उनका भी कोई इंटरेस्ट नहीं। खान साहब ने कौन सा फैसला किया। खान साहब ने मुझे ये बताया कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए अगले दिन उन्होंने कह दिया कि हम इनको हीरो बनाएंगे, और हमें मिनिस्टर ही को हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी में से ले लें। आपने ऐसे मिनिस्टर ले लेते हैं जिनको पता ही नहीं ओवरसीज पाकिस्तानी के इशू क्या है। ना उन्होंने आज तक बाहर जाकर मजदूरी की है, ना उन्होंने आज तक लाइनों में लगे एयरपोर्ट पे, ना उन्होंने आज तक FIA के या एयरपोर्ट सिक्योरिटी अथॉरिटी के थप्पड़ खाए हैं। वो तो एक सिल्वर स्पून लेके अपने प्राइवेट जेट, खान साहब के जितने ओवरसीज पाकिस्तानी मिनिस्टर होते हैं तो प्राइवेट जेटों में आते जाते हैं। उनको क्या पता पब्लिक ट्रैवलिंग क्या है, PIA किस तरह जलील करती है, जद्दा एयरपोर्ट पे क्या होता है, रियाज एयरपोर्ट पे क्या होता है, उनको क्या पता दुबई एयरपोर्ट पे क्या होता है। ये खान साहब, आप कहते हैं खान साहब का इंटरेस्ट पाकिस्तान में, कहा खान साहब का इंटरेस्ट। खान साहब ने अभी जो पेशावर का मेयर जिसको टिकट दिया वो तो दुबई से लेके गए। ये तो खान साहब ने किसी पाकिस्तानी को दिया होता टिकट तो फिर ना बात। खान साहब आप उस मोड़ पे ले गए पाकिस्तान को जहां पे एक तरफ GUI आ गई है, JUI, दूसरे तरीके बैक पाकिस्तान। ये खान साहब ने जो दो तोहफे पाकिस्तान को दिए, पाकिस्तान कभी नहीं ये फरामोश कर सकेगा। खान साहब सर एक चलते चलते फॉरेन पॉलिसी पे भी बात कर लूं, वो तो तालिबान ने हमें वो सानू तो बाहर नहीं लान देंगे पर सर उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है सर। वो देखें, वो इतने बदमाश हैं, हम उनके लिए पूरी दुनिया में जो है वो कटोरा लेके मांग रहे हैं, कभी उधर किसी के हाथ करते हैं, किसी के हाथ करते हैं। वो लोग कहते हैं पहले तुहाडे पैसे पूरे नहीं सन होंदे, हुण तुसीं तां अफगानियां वास्ते भी मांगदे हो। सो पॉइंट सर ये है कि हम तो उनके लिए पैसे मांग रहे हैं, उनकी स्टेबिलिटी की दुआएं कर रहे हैं, और वो हमारे फौजियों को कहते खबरदार अगर आपने यहाँ पे किया, और हमसे तो कुछ स्टेटमेंट भी नहीं निकली। अब वो कल मैं देख रहा था शाहमूद कुरैशी कह रहा है कि नहीं हम डिप्लोमेटिकली कर लेंगे, हम ब्रदरली इस्लामिक ये वो, आगे पीछे उनके डिफेंस मिनिस्ट्री के ट्विटर हैंडल ने लगा दी, वीडियो लगा दी। तो ये क्या मतलब, ये फिर हमने सारा हम जग मार रहे हैं, या हमने सारी OIC की कॉन्फ्रेंस कराई, पूरी दुनिया को कन्विंस कर रहे हैं, और वो हमारे साथ ये कर रहे हैं। क्या खान साहब को कोई टफ मैसेज देना चाहिए, या कि चले ने इन्होंने डील करना, किस तरह चलों को डील करना पड़ेगा तालिबान को। ये
खान साहब का तीसरा तोहफा है ये जो आपने कहा ना, इसको मिस हैंडल किया। मैं तो शुरू से ये कहता था बात, और ओआईसी भी सऊदी इनिशिएटिव पे हुई है, ओआईसी की मीटिंग भी यहाँ पे, और मुझे यहाँ तक जो मेरी खबरों के हिसाब से अब वो ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हमें रिकग्नाइज कराओ, हमें पैसे लेके दो, नहीं तो हम ये करेंगे वो करेंगे। वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहे हैं। 4 फौजी शहीद हुए हैं अभी जिसकी बात आप कर रहे हैं, आपके बॉर्डर के ऊपर जो बाढ़ का झगड़ा हुआ है, वो 4 फौजी शहीद हुए हैं वहां पे। तो ये होना ही था, ये होना था। देखे जो चीजें कहते हैं ना कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये देखे आप हर वक्त आग से खेलते हैं। असल में बात ये नहीं है। अफगानिस्तान क्या है, मैं डिफाइन करने की कोशिश करता हूं। असल में अफगानिस्तान की वजह से आपके पाकिस्तान में आते थे डॉलर कंटेनर्स में। आप वो कंटेनर फिर दोबारा चाहते हैं, वो दुनिया अब नहीं देती। वो कहते हैं वो दिन गुजर गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे। अब वो डॉलर कंटेनरों में नहीं आएंगे। आप वो डॉलरों की वजह से कभी एक चीज करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन अब नहीं। अब वेस्ट समझ गया है कि आप डबल गेम में, आप मशहूर हैं दुनिया में डबल गेम की वजह से, और इस वजह से अब वो वेस्ट आपसे माजरत करता है, वो आपसे माफी मांगता है, वो कहते हैं जी हुण सानू जान दो। तो वो आप उसकी वजह से ना ये सारे सारे तालिबान देखें। मैं यहां तक आर्टिकल यहां पे पढ़ता था कि अलकायदा तालिबान 1 मिनट नहीं गुजार सकते कई कई जगहों से सपोर्ट के बगैर। तो वो आप करते रहे हैं। इनको पता है। आपका क्या ख्याल है जो सारा दिन बैठ के सैटेलाइट चलाते हैं, जो ड्रोन चलाते थे, इनको पता ही नहीं है आपकी चीजों का। इन्हें पता है सर आपकी आदि आपकी आप सब आपका हर चीज तो कंप्रोमाइज, आपकी हर चीज कंप्रोमाइज। तो आप समझते हैं हम इनको बेवकूफ बनाते रहेंगे, ये बनते रहेंगे, डॉलरों की बारिशें होती रहेंगी। ओआईसी वाले एक पैसा नहीं आपको देकर गए। इस वक्त भी यूरोपियन यूनियन पैसे दे रही है, लेकिन वो तालिबान को नहीं दे रही। उनके अपनी एजेंसियां, अपने उनके जो एनजीओ है वो कर रही है। इस वक्त भी यूनाइटेड नेशन पैसे दे रहा है तालिबान को, वो बिल्कुल दे रहा है, वीकली बेसिस पे। मार्च तक देंगे 2022 में। अमेरिका डायरेक्ट बातें कर रहा है तालिबान के साथ, बल्कि आपका रोल अब कतर अदा कर रहा है। आप फेल हो गए हैं। तालिबान भी, अफगानिस्तान भी आपके हाथ से निकल चुका है। तालिबान आपको धमकियां दे रहे हैं। लेकिन मसला ये है ना चीमा साहब, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की पॉलिसियां बनाने वाले अगर पाकिस्तानी हो तब तो बचेंगे, लेकिन जिनके बच्चे लंदन में बैठे हैं, प्रॉपर्टियां सारी लंदन में, वो पाकिस्तान के बॉर्डर को किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे? वो किस तरह पाकिस्तान के बारे में फैसले करेंगे कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है, ये बुरा है? उनका इंटरेस्ट ही नहीं मौजूद। देखे ना, सी पैक आपका बंद पड़ा। आप कहते थे सी पैक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो बंद पड़ा। 3 साल से बंद पड़ा। आपके कम्युनिकेशन मिनिस्टर को आज तक चाइना में एक दौरा नहीं उनका किया उन्होंने, ना उन्होंने बुलाया, ना उनको उन पे एतमाद है। तो ये सारे हल इन्हें मौजूद पता है, इन्हें मसले क्या है, लेकिन हल नहीं इनके पास। मसला ये है कि ऑल इट टेक्स इज अ सिंसियर कंसिडरेशन। और लेकिन जब आपके पास आपकी नेशनैलिटी के बाहर की हो, कनाडा की हो, ब्रिटिश हो, अमेरिकन हो, तो फिर आप क्यों करेंगे? आप क्यों करेंगे? सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो असल में वो बेसिकली लॉयल्टी पर है। आखिरी सवाल आपसे करना है। और शाहमूद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं जनाब इंडिया को कि पाइन अगर तुसी सार को इधर नहीं आना तो कंप्यूटर से साडा ज्वाइन कर लो। अब मुझे ये बताएं कि आप इतनी थकी हुई बात क्यों कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि अगर बाकी ममालिक को तो ना रोकें, उनको इस्लामाबाद आने दें, आप कंप्यूटर पे बैठ के दिल्ली से जो है ना हमारे साथ सार्क ज्वाइन कर लें। ये तो इससे बड़ा और क्या फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर है कि आप एक तरफ आप अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं भेजते, आप चेयरमैन सेनेट नहीं भेजते, आप वहां पे किसी पाकिस्तानी लीडर को वहां जाने नहीं देते अगर वो बुलाते भी हैं तो। और अभी कह रहे हैं कि नहीं तुसी एंज करो कि आप जो है ना ऑनलाइन ज्वाइन कर लो सार्क को, इसको डिसफंक्शनल ना करो। तो पहली अगर डिसफंक्शनल चीजें तो रहने दो, पैरा ते पार पाओ ना, और फिर एटा एटा निक्कू निक्कू होने की लोड़ है सर इनको। तो हाउ डू कीमा साहब ये चीजें तब होती हैं जब आपके घर में खाने को रोटी हो, जब आपके हालात आपकी पूरी दुनिया में बाहर निकल चुके हो, जब प्रेसिडेंट साहब ने स्पीच में कह दिया हो कि इस वक्त हमारी इकोनॉमी जो है इज अ नेशनल थ्रेट है, कौमी सलामती के लिए थ्रेट है, तो फिर लोग आपकी बातें सुनेंगे। आपका क्या ख्याल है, सुनेंगे आप? गली में एक मांगने वाला रोज आ जाता हो, सुबह बल्कि दिन में 3 दफा आता हो, तो आप कितनी दफा उसको खैरात देंगे? आप अब कितनी दफा उससे पूछेंगे आप भी पानी पीने की भूख नहीं लगी? जो दिन में 3 दफा 4 दफा आता हो, जिसका कारोबार ही ये हो कि हर वक्त मांग, 74 साल से मांग रहा हो। अब उनकी मर्जी है, वो इंडियन अच्छे मूड में हो तो कर ले, शायद वो फोन पे या जूम पे कर ले, ना अच्छे मूड में हो तो नहीं करेंगे। उसमें आपका आपका क्या कंट्रोल? कोई कंट्रोल नहीं। आपके अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हालात खराब है, आपके अंदर रेट ऑफ गवर्नमेंट के हालात खराब है, तो दुनिया आपको क्या करेगी? आप तो देखे ना, आपके अफगानी तालिबान बात नहीं सुनेंगे तो इंडिया क्यों सुने आपकी बात?
आपकी वो बॉर्डर आपकी फेंसिंग उठा के फेंक रहे हो, वो यूट्यूब पे वायरल हो चुकी है वो चीज, जिसमें वो तालिबान उतार रहे हैं, आपके ट्रकों के साथ धक्के मार रहे हैं, उतार रहे हैं। तो वो आपका क्या ख्याल है? वो नहीं देख रहे, वो भी देख रहे हैं। तो ये फिर ये सब आपने खुद किए हैं, आपकी कोई अपनी विल नहीं है। जब तक मैंने बताया कि आप अ, देखिए, मैं चाहूंगा, मेरी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान में कोई लीडरशिप को डिफाइन करेगा, कि बताए लोगों को ये लीडरशिप होती है, जिसके पेट पे अपने पत्थर, वो दिखाए कि देखो मैं भूखा बैठा ਤੁਹਾਡੇ, और अगर आप नहीं खा रहे हो तो मैं भी नहीं खा रहा। और ये इस तरह मेरी ख्वाहिश है कि देखूं कि वो पाकिस्तान कह के वो आके नारा मारे कि आओ मैं पाकिस्तान को बचाने आया हूँ, आओ मिलके पाकिस्तान को बचाएं। ये मेरी ख्वाहिश है। लेकिन ये जो पाउंडों में डॉलरों वाले हैं, ये अल्लाह ताला इनसे बचाए। ये तो 74 साल से चल रहा है काम। देखिए, मैं खुद विक्टिम हूँ, मैं महाजर हूँ। देखिए, अब मुल्क छोड़ के यहाँ बैठा हूँ। तो सिर्फ वजह ये है कि मेरे लिए भी सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हुए थे कि मुझे अपने मादरे मिलत से निकलना पड़ा वहां से, क्योंकि हालात कोई नहीं। मेरे बच्चे रोजाना मुझसे पूछते हैं कि डैडी व्हाट वाज द रीजन यू केम हियर टू द यूएस। मेरे लिए इट्स डिफिकल्ट, इट्स वेरी इमोशनल कि मैं उनको बताऊं कि मैं क्यों आया था, और इसी वजह से आया था। जिस एलीट की आप बात कर रहे हैं, मैं उस एलीट का एक विक्टिम हूं। मैं शिकार हूं उनका। मैं पीटीआई का भी शिकार हूं कि मैं भी दुआएं मांगता रहा हूं इनके लिए, तब्दीली के लिए। आपने भी दुआएं की होंगी। कौन नहीं चाहता कि उसके मादरे मिलत के हालात बेहतर हो। जब मैंने आपके एक सेगमेंट में शायद कहा था, मैंने बड़े तकलीफ के साथ जवेद चौधरी साहब का आर्टिकल पढ़ा था कि काश मैं बांग्लादेशी हूं। उनका एक आर्टिकल था, काश मैं बांग्लादेशी हूं। तो वो बड़ा तकलीफ के साथ मैंने पढ़ा था कि बांग्लादेशी होना भी हमारे पाकिस्तानी होने से बेहतर है। तो इन हालात में अब दुआ खैर ही हो सकती है। देखें, और कभी एक बत्ती दिखा देते हैं ट्रक की, कभी दूसरी बत्ती दिखा देते हैं। सिंसियर लीडरशिप तो है नहीं है, ना गवर्नेंस है ना लीडरशिप है। देखिए, अब ये कहाँ से आती है, कौन आएगा? मैं तो बल्कि पूछता हूँ, आप जैसे दोस्तों से रोजाना पूछ रहा हूँ कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमें रेस्क्यू करेगा, कौन ऐसा लीडर आने वाला है जो हमें कहेगा आओ पाकिस्तान बचाएं। हम किधर जाएं? ये कई तो मुझे कह देते हैं आज ये पीडीएम वाले हैं, इकट्ठे करके बिठा लो अपोजिशन को, ये बैठ के बातें करें। कोई कहेंगे नेशनल गवर्नमेंट बन जाएगी। वो ये क्या, या तो माजी में नहीं है ना हुई। ये सारा कुछ, ये सारे चले हुए कारतूस हैं। माजी में भी जमहूरियत के बारे में अलायंस होते रहे, माजी में भी नेशनल गवर्नमेंट्स बनती रही, माजी में भी ये सारा कुछ होता रहा। या तो करो कोई नई चीज करने लगे। मैं खुद बड़ा वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी डिसअपॉइंटेड। हालांकि कहते हैं मायूसी गुनाह है, लेकिन मेरे लिए भी क्वेश्चन मार्क है। वेयर द हेल वी आर हेडिंग? हमारा हमारा मुस्तकबिल क्या है? हम कहाँ जा रहे हैं? एक सवालिया निशान है, सवालिया निशान। बिल्कुल सवालिया निशान है। अल्लाह करे हमें पता चले हम किधर जा रहे हैं। अगर लीडरशिप क्लैरिटी नहीं रखेगी तो हमें क्या पता चलना है। बट एनीहाउ सर, थैंक यू वेरी मच साजिद साहब फॉर always helping us to understand and enlighten our viewers about ongoing political situation. Thank you, sir. पाकिस्तान जिंदाबाद। जी।